once again welcome back my dear students. You know क्लास 10th की केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की, किस तरीके से इन सॉल्ट का निर्माण होता है, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, ये सब कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 4 सॉल्ट, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन की विधि, इनके भौतिक रासायनिक गुण और इनके उपयोगों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन सॉल्ट्स पे आधारित कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, उनका आंसर क्या होगा, इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन सॉल्ट पे कौन कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे, उनके समाधान क्या होंगे। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ध्यान से क्वेश्चंस को सुनिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमरोधी या फिर आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखना चाहिए। ठीक है, मतलब कि ऐसे स्थानों पर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखना चाहिए जो आपका शुष्क हो, वहां पे नमी ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, अगर जो यह वाटर यानी कि जल के कांटेक्ट में आ जाए या जल के संपर्क में आ जाए तो यह जल के संपर्क में आकर के आधे घंटे के अंदर, ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर यह जिप्सम में बदल करके जम जाता है और कठोर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसी जगह पर क्यों रखना चाहिए जो आपकी शुष्क हो, जहां पे कह लीजिएगा नमी ना हो, जहां पे आर्द्रता ना हो, ह्यूमिडिटी ना हो। तो आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो वाटर के कांटेक्ट में आकर के ये आधे घंटे के अंदर जो है वो जिप्सम में बदल करके जम करके कठोर हो जाती है। ठीक है, तो अगर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो यह जिप्सम में चेंज हो जाएगी, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रह जाएगी, तब वो क्या बन गई, आपकी जिप्सम बन गई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पुनः जिप्सम में परिवर्तित ना होने पाए, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जो शुष्क हो, जहां पे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट अर्थात जिसे हम लोग धावन सोडा कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय क्यों होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार यह भी पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 को जब हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3 में परिवर्तित हो जाता है। यह आपका धावन सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट हो गया, यह आपका जल हो गया। हमने जब इसको इसमें डिजॉल्व किया तो आपका बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि कार्बोनिक अम्ल जो है वह एक वीक एसिड है, यानी कि वह एक दुर्बल अम्ल है। तो अगर जो किसी भी विलयन में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल की उपस्थिति है तो प्रभाव किसका होगा, प्रबल क्षार का प्रभाव होगा। ठीक है, तो प्रबल क्षार की उपस्थिति के कारण सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। जैसा कि क्वेश्चन आपका कह रहा था कि रीजन बताइएगा कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्रबल, कह लीजिए प्रबल का, फिर लेगा क्षारीय क्यों होता है। तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है जबकि कार्बोनिक अम्ल आपका दुर्बल क्षार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की उपस्थिति के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इस तरीके से सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं
तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी वाटर में डिजॉल्व होकर के सेम प्रोडक्ट बनाता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यह बनाता है H2CO3। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी हमने बताया आपको कि प्रबल क्षार है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड द एक्वस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट का जो एक्वस होता है वो आपका क्षारीय होता है। ठीक है, तो यह आपका था सेकंड क्वेश्चन और उसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निर्जल कैल्शियम सल्फेट को मृत ज्वलित या फिर मृत तापित प्लास्टर क्यों कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि निर्जल कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CaSO4। निर्जल का मतलब जल विहीन, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर के एक भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो उसको हम लोग निर्जल बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया निर्जल कैल्शियम सल्फेट। कह रहा है कि निर्जल कैल्शियम सल्फेट को मृत तापित प्लास्टर क्यों कहा जाता है, मृत तापित प्लास्टर या फिर मृत ज्वलित क्यों कहा जाता है। इसे मृत ज्वलित भी कहते हैं और मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर यानी कि पीओपी वाले लेक्चर में हमने आपको कहा था कि जब पीओपी को हम मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो उसमें जो वाटर के हाफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपका वहां से बाहर निकल जाता है और शेष निर्जल कैल्शियम सल्फेट बचता है। रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी CaSO4 डॉट हाफ H2O गिव्स आउट। हमने इसको क्या किया था, हीट किया था, टेम्परेचर मोर देन 120 डिग्री सेल्सियस था, तो आपका बना था CaSO4 और प्लस में हाफ H2O। तो इसे ही हमने कहा था कि कहा जाता है मृत तापित प्लास्टर या फिर इसे ही कहा जाता है मृत ज्वलित। तो क्यों कहा जाता है इसे मृत तापित प्लास्टर या फिर मृत ज्वलित, तो ध्यान रखिएगा कि निर्जल कैल्शियम सल्फेट जो होता है वह पुनः जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कैल्शियम सल्फेट पुनः वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए जब ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है इसीलिए इसका नाम रखा गया मृत तापित प्लास्टर या इसीलिए इसे कहा गया मृत तापित प्लास्टर। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि कैल्शियम सल्फेट पुनः जल से अभिक्रिया करके ना तो जिप्सम बनाता है और ना ही पीओपी बनाता है, इसी गुण के कारण इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। मर गया ये, किसी काम का बेचारा नहीं रह गया, इसीलिए इसको मृत तापित प्लास्टर के नाम से जाना जाता है, फिर मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दूध का पीएच मान 6 होता है, लेकिन जब ये दूध दही में परिवर्तित हो जाए तो इसमें बताना है कि इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान होता है 6। ठीक है, 6 होता है, लेस देन 7 है, इट मींस यह भी आपका कैसा होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, ये अम्लीय होता है। इसमें आप जानते हैं कि लैक्टिक शर्करा होती है, दूध में कौन सी शर्करा होती है, लैक्टिक शर्करा होती है। जब ये दूध दही में परिवर्तित होता है, जब ये दूध दही में आपका चेंज होता है तो ये जो लैक्टिक शर्करा होती है, जो ये लैक्टिक शर्करा होती है वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। जब ये अम्ल में परिवर्तित हो रही है तो इसका पीएच मान इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। आप जान सकते हैं कि ये लैक्टिक शर्करा है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है आपकी, 6 है। ठीक है, अब ये लैक्टिक शर्करा किसमें चेंज हो रही है, लैक्टिक अम्ल में चेंज हो रही है, तो इसका पीएच मान क्या होगा, इसका पीएच मान डिक्रीज हो जाएगा और कम हो जाएगा इसका पीएच मान। जैसे जैसे दही का खट्टापन बढ़ता चला जाएगा इसका पीएच मान और घटता चला जाएगा। तो आप इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा लिख देंगे कि चूंकि दूध का पीएच मान 6 होता है और दूध में उपस्थित होती है लैक्टिक शर्करा,
जब ये मान लीजिएगा चेंज होगा दही में, तो वो लैक्टिक शर्करा धीरे धीरे चेंज होती चली जाएगी, लैक्टिक अम्ल में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होती चली जाएगी। तो इसका पीएच मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे दही का खट्टापन बढ़ता जाएगा, पीएच मान और आपका कम होता चला जाएगा, पीएच मान और आपका घटता चला जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका फोर्थ क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा ये ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ये बहुत अधिक बार पूछे जाते हैं।